हाय गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो वेल हाउस माय जूनियर्स डूइंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग super well and busy in your preparation of end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior series called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे, अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू ज्वाइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, आई सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट इस ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसे बनती होंगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हाय गाइस, वेलकम टू एफएफटी। आई होप आप सब बढ़िया हो। आज हम आपके लिए क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर ले रहे होंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है, बस एक बार आई रिकमेंड आप जो सिलेबस ओवरव्यू वाला जो वीडियो है वो एक बार देख लीजिए मेरा, ठीक है। वहां से अपना सिलेबस मैच कर लीजिए, टॉपिक्स मैच कर लीजिए, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस मैच हो रहा है देन तो भाई आप एकदम सही जगह पे हो, ठीक है। अच्छे से वीडियोस देख लो, ठीक है, जो जो लेक्चर्स में करवा रही हूँ। क्वांटम फिजिक्स का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कवर होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस सब कराऊंगी मैं, एकदम टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बहुत सिंसियरली क्लासेस करता है, ठीक है, वो बस एक कॉन्सेप्ट, 1-2 कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए आए, उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। पूरा ब्रशअप हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ एग्जाम से पहले देख रहा है, उसके लिए तो भाई दिस इज द वन, ठीक है। अच्छे से देख लो, आ गए हो तो अच्छे से देख लो। आई एश्योर यू यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छे से कर लो, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट्स एकदम आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो डर है ना क्वांटम का वो चला जाएगा, ठीक है। अच्छे से धीरे धीरे एकदम एंजॉय करके पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम एनर्जी को पम्प्ड अप रखना है, एकदम हाई रखना है एंड लेक्चर को एंजॉय करना है यार। प्लीज देख लो, हाँ, अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। तो ये इस चैप्टर को मैंने कुछ 6 टॉपिक्स में, मतलब 6 मेजर टॉपिक्स है इस क्वांटम फिजिक्स का। उसका मैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अलग लेने वाली हूँ, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में आपका ये 6 टॉपिक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड जो सिलेबस ओवरव्यू वाला जो वीडियो है उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, देख लेना आप, ओके। एंड आज के लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करवाएंगे, ठीक है। एंड जो हाइजेनबर्ग का एक एप्लीकेशन वाला पार्ट रहता है वो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगी उसमें वो कवर कर लूंगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा है दैट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी,
ठीक है। तो एकदम एनर्जी हाई रख के पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फनी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ ना, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी इज नथिंग बट टू फेसेडनेस, ठीक है, मतलब दोगलापन। किसका? अब साइंटिस्ट ने देखा ना, ये जो लाइट है, ठीक है, लाइट ना दो तरीके का नेचर शो कर रहा है, ठीक है। क्या? कभी ना ये वेव नेचर शो करता है एंड कभी ये पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। अब वेव पार्टिकल एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। पार्टिकल क्या है ना, पार्टिकल का एक डेफिनेट मास होता है। जब वो एक जगह से एक जगह ट्रैवल करता है तो उसका कुछ वेलोसिटी होता है। मास वेलोसिटी है तो मोमेंटम है, मोमेंटम है तो एनर्जी है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अब वेव क्या है? मान लो कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बात कर रही, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ सेट ऑफ वाइब्रेशंस पास होंगे जो हम बोलते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पास होते हैं। तो वेव कुछ नहीं, वेव एक मास डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो कि मतलब एक कंटिन्यूअस होता है एंड एक मास डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। ये हो गया वेव। अब वेव का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, एक वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने देखा ये जो लाइट है ना, वो ये कुछ फेनोमेनन शो करता है, ठीक है। ये फेनोमेनन इंडिकेट इन कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं, ठीक है, जिससे समझ में आता है कि लाइट वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है। कैसे, अभी देखेंगे। अब उन्होंने ये भी देखा कि भाई ये कुछ जो फेनोमेनन है ये भी शो कर रहा है लाइट, जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, जो कि पार्टिकल नेचर है, ठीक है। मतलब शो करता है कि लाइट पार्टिकल नेचर है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। अब पहला एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक, जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया देखने के लिए कि भाई लाइट तो मतलब बोल तेरा नेचर क्या है, ठीक है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने जब लाइट के रेडिएशन को एक मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करवाया, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, मेटल है तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। अब रेडिएशन का मेटल सरफेस पे गिरना और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना, ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड होता है। क्या? तो उन्होंने देखा कि भाई ये एक पर्टिकुलर एफ नॉट फ्रीक्वेंसी पे ही वो इजेक्ट हो रहा है, इससे कम पे नहीं हो रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर लाइट वेव नेचर शो करता है तो भाई एक मतलब अगर उसका मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो फिर तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेव नेचर है तो ऐसा ही होना चाहिए ना, कंटिन्यूअस है वो, ठीक है। पर ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि एनर्जी पर फोटोन, एक फोटोन के रिलीज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो ना क्वांटाइज्ड है, उन्होंने देखा। मतलब लाइट एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, वो कुछ वैल्यूज है उसका, ठीक है, मतलब डिस्क्रीट है, फिक्स्ड पॉइंट्स मान लो, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो तब उनको समझ में आया कि भाई ये तो वेव नेचर शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमको समझ में आ गया कि लाइट एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जो कि पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। हो गया। अभी आएगा इसका असली दोगलापन। कैसे? अभी नेक्स्ट क्या हुआ कि भाई अगर तू पार्टिकल है तो तू वेव नेचर नहीं शो कर रहा होगा, ठीक है। पर उन्होंने देखा, उन्होंने इंटरफेरेंस करवाया। क्या इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपने YDA से पढ़ा था शायद लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो उसमें उन्होंने देखा कि जब लाइट को, ठीक है, दो सिंगल स्लिट से उन्होंने पास किया तो आइडियली क्या होना चाहिए, ठीक है। आइडियली वो होना चाहिए कि अगर ये पार्टिकल नेचर है तो फिर दो ब्राइट स्पॉट होना चाहिए, दो डिस्क्रीट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ जगह पे तो एक ब्राइट स्पॉट आ रहा है, कुछ जगह पे एक डार्क स्पॉट, एक ब्राइट स्पॉट, एक डार्क स्पॉट, और ऐसे एक इंटरफेरेंस, एक वेव लाइक पैटर्न फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। इससे समझ में आया कि जो लाइट है वो वेव नेचर भी शो कर रहा है, ठीक है। तो यही है आपका वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है, कि किसी किसी सिचुएशन में ना लाइट या फिर रेडिएशन वेव नेचर शो करता है और किसी अदर नेचर में वो पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। किसी अदर सिचुएशन में वो पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। सो यही आपको लिखना है डेफिनेशंस में। अभी आ जाते हैं अगले में, ठीक है। अब आए हमारे डी ब्रॉगली भाई साहब। डी ब्रॉगली ने ये बोला कि जस्ट लाइक रेडिएशन, मतलब जस्ट लाइक लाइट, ठीक है। उन्होंने बोला जो मैटर है ना, मैटर भी ऐसा ही पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो कर रहा होता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली नहीं शो करता, कभी वो वेव नेचर शो करता है किसी सिचुएशन में, कभी वो पार्टिकल नेचर शो करता है किसी सिचुएशन में, ठीक है। अब डी ब्रॉगली ने बोला कि कोई भी एक मूविंग पार्टिकल है, ठीक है,
पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फोटोन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है, या फिर अल्फा पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाता है, क्योंकि वेव पार्टिकल डुअलिटी शो कर रहा है ना कोई भी मैटर, ठीक है। तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव, ठीक है। एंड उसको डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं क्योंकि डी ब्रॉगली ने ये दिया था। एंड इस वेव का जो वेव लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेव लेंथ, ठीक है। अब डी ब्रॉगली वेव लेंथ का फॉर्मूला डी ब्रॉगली ने दिया था लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, जहाँ पे पी क्या है, पी है मोमेंटम, ठीक है, एम इंटू वी, ठीक है, और एच है हमारा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। इसका मतलब सिंपल यही है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाता है, उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव या डी ब्रॉगली का वेव। एंड उस वेव का एक वेव लेंथ जो भी है उसको डी ब्रॉगली ने बोल दिया कि वो डी ब्रॉगली का वेव लेंथ है, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई बी, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही समझना है। अब देखिए एक चीज़, ठीक है, अब देखिए एक चीज़ कि ये जो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ। अब क्वेश्चन में ना काफ़ी बार बहुत कुछ पूछ लेते हैं, मतलब डायरेक्टली सिर्फ ये वाला फॉर्मूला नहीं आता लैम्डा इक्वल टू एच बाई फी। इससे लाइक आपको क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि फाइंड द डी ब्रॉगली वेव लेंथ जिसका मान लो मास इतना है और वेलोसिटी इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी को सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब इसके कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो उस वो मैं एक बार आपको डिराइव करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा है, आप मैं पूरा नोट्स भी शेयर कर दूँगी, तो आप एग्ज़ाम के पहले जब देख भी लोगे ना एक बार तो बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब आप देखो जो मोमेंटम होता है ना, ये होता है हमारा मोमेंटम, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी भी तो एक चीज़ होती है ना, टर्म। अगर मुझे इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको नीचे ऊपर अगर मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी एक एम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकती हूँ पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है। तो मेरा जो काइनेटिक एनर्जी आ गया वो इतना आ गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी यहाँ से मैं पी को क्या लिख सकती हूँ, मैं पी को यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया मेरा। तो मैं यहाँ पे पी को क्या लिख सकती हूँ, रूट ऑफ टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब ये तो एक डेरिवेशन आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच बाई पी, पी को मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, रूट ऑफ टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी आ गया मेरा, ठीक है। पता है कि आपको शायद ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दिया होगा इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा किया है, एंड आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम, यहाँ से आ गया, ठीक है, आपको भी दिखाई दी गया ना। अब ये समझो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, जो कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं कोई भी एक पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, उस पार्टिकल का चार्ज इनटू दैट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये हमको पता होता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई रूट ऑफ टू एम इंटू क्यू इंटू वी। अब पता है बहुत बार ये कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, ये टू है और ये थ्री है, बहुत बार ये कन्फ्यूजन होती है। बहुत बार क्या करते हैं ना हम लोग, क्यू को ई लिख के हम लोग मतलब सीख लेते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। और मान लो क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, हम यहाँ पे ई का वैल्यू लिख के या फिर कर देते हैं अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी और पार्टिकल आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो एम होता है, इनफैक्ट एम भी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, कि क्यू और एम जो है ना वो
ऑफ द पार्टिकल मैंशनड होता है, ठीक है। जो भी पार्टिकल आपके क्वेश्चन में मैंशनड है उसका होता है, ठीक है। मतलब कोई एक डिफ़ॉल्ट मत सोचो कि भाई इलेक्ट्रॉन का ही होता है, नहीं, कोई भी पार्टिकल आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। बस ये कन्फ्यूजन होता है तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। एंड और एक चीज़ मैं साथ ही में करवा देती हूँ आपको, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि हाँ, जो कभी कभी पूछ लेते क्वेश्चंस में आपके PYQs में आया हुआ है, ठीक है, कि ये लैम्डा इक्वल्स टू h/p आया कहाँ से, ठीक है। इसको डिड्यूस करने के लिए, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए क्या होता है, जैसे मैं मतलब प्रूफ या फिर आंसर आप कुछ भी लिख लो, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमको कुछ इक्वेशंस लेने पड़ते हैं। पहला इक्वेशन मैं लेती हूँ E इज इक्वल्स टू, हाँ क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, E है हमारा एनर्जी, E को हम लिख सकते हैं hc/λ या फिर h न्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने पढ़ा होता है क्लास 12th में, ठीक है। चलो ये मेरा आ गया, जहाँ पे न्यू क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, ठीक है। चलो ये आ गया। अभी क्या लिख सकती हूँ मैं, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया, इसको मैं नंबर 1 मार्क कर देती हूँ। अभी दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा, E इज इक्वल्स टू mc²। ये भी काफ़ी मतलब फेमस इक्वेशन है, ठीक है, ये भी हमको पता होता है, ठीक है। अब और एक इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा, वो है हमको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, इसलिए हम ये इक्वेशंस लिख रहे हैं। अभी जो थर्ड इक्वेशन है वो मैं क्या लिखूँगी, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अब यहाँ पे जो मैंने C लिया वो क्या है, वो भी तो वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ m इंटू सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरा P आ गया m इंटू सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक काम करती हूँ, ऊपर नीचे ना C से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। मैं बस एक रिजल्ट तक पहुँचना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। आ गया मेरा P इज इक्वल्स टू mc²/c। मैंने नीचे ऊपर C से मल्टीप्लाई कर लिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आप ध्यान से देखो, E इज इक्वल्स टू mc² मैंने लिखा था, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे E/c लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब E को फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या लिखा, hc/λ या फिर h न्यू। चलो मैं hc/λ लिखती हूँ, ठीक है, hc/λ इंटू 1/c, जो मेरा पहले का। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है, C से C चला जा रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, h/λ, ठीक है। अब अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ, मतलब मेरा P आ गया h/λ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, ठीक है, मेरा आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बस ऐसे डिड्यूस हो गया, ठीक है। 3 इक्वेशन हमने लिखे थे, कहाँ गया तीसरा, यस, 3 इक्वेशन हमने लिखे थे, 3 इक्वेशन की मदद से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत की क्या थी, मतलब क्यों थी इनफैक्ट, ठीक है। अब डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए ही कि उनका ये जो वेवलेंथ उन्होंने निकाला वो सही है कि नहीं, उसके लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव किया गया, ठीक है। डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को मतलब प्रूव करने के लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। अब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेसिकली, आप देखो ये जो फिगर है, मैं फिगर से एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता है, ठीक है, और एक वोल्टेज इसके साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज V के हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट होते हैं। एक्सेलरेट होने के बाद वो एक निकल टारगेट के पास आके टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, वो बहुत सारे एंगल्स में स्केटर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी स्केटर होते हैं, ऐसे भी स्केटर है, डिफरेंट एंगल्स में वो स्केटर हो जाते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक मूवेबल डिटेक्टर लगाया जाता है जो कि एक सर्कुलर शेप का होता है। अब ये जो मूवेबल डिटेक्टर है उसको ना एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया एक बार बोल देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गन लिया, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। फिर उसको फायर किया। अब फायर करने के बाद क्या किया, इधर पोटेंशियल भी लगा दिया, एक वी पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट करने के बाद हमने सामने एक निकल टारगेट लगा दिया, ठीक है। तो वो आके उस निकल टारगेट में टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ कि वो बहुत एंगल्स में स्केटर हो गया, ठीक है। अब स्केटर होने के बाद क्या होता है ना,
कि कोई जैसे कोई एक पर्टिकुलर एंगल, जैसे ये मान लो कोई एक फाई एंगल है, ठीक है, कोई एक फाई एंगल में वो स्केटर हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है ना, क्या होता है कि जब डेविसन भैया ने देखा तो डेविसन ने, सॉरी मैं, आप कोई भी वो मत करो, भैया नहीं बोल रही, मैं ऐसे मजाक में बोल रही हूँ, साइंटिस्ट थे वो ऑब्वियसली। तो अभी डेविसन जो वो थे, सर थे, उन्होंने बोला कि भाई डिफरेंट वोल्टेज के लिए ना मेरा जो फाई या फिर जो थीटा जो भी है, जो एंगल है स्केटर होने का, वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक रेंज, मतलब 44 वोल्ट से लगभग 58 वोल्ट या फिर 68, कुछ ऐसा ही नंबर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, मतलब एक रेंज में उन्होंने देखा, ठीक है। एक रेंज में उन्होंने देखा कि इस रेंज के अंदर थीटा कितना आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज में वो पहुंचे, और वो वोल्टेज क्या था, उन्होंने देखा कि ये जो 54 वोल्ट जब उन्होंने वोल्टेज रखा, तब उन्होंने देखा जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। इधर शायद आपको अगर नहीं दिखाई दिया हो तो इधर मैंने ये चीज़ लिखा था, ठीक है, V=54 वोल्ट मैंने लिखा था, ठीक है। तो मतलब पहले क्या हो रहा था कि डिफरेंट वी के लिए डिफरेंट थीटा आ रहा था, एक पर्टिकुलर वी में उन्होंने देखा कि भाई थीटा तो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अभी कौन सी वी में देखा, तो उन्होंने देखा V=54 वोल्ट में थीटा मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो फिर V=54 वोल्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट वो हो गया जो हमको याद रखना है। बाकी मैक्सिमम थीटा आ रहा है, अभी मैक्सिमम थीटा का वैल्यू कितना था, उन्होंने देखा मैक्सिमम थीटा जो आ रहा है वो 50 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू के साथ उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली पहले डी ब्रॉगली का वेवलेंथ निकाला। एक्सपेरिमेंटली कैसे, उन्होंने 2d साइन थीटा के मदद से उन्होंने वेवलेंथ निकाला, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना उधर, तो उन्होंने देखा कि ये वाला फॉर्मूला, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, हाँ 2d साइन थीटा बाई n, ठीक है। तो बेसिकली ये था उनका एक्सपेरिमेंटल वो रिजल्ट, ठीक है। इससे जो उनका वैल्यू आया ना, ठीक है, डी का वैल्यू 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग वो किया उन्होंने, ठीक है। तो मतलब ये तो जो विथ लेंथ है, ठीक है, 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है। ये भी एक डेटा है, ये तीनों डेटा है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली उनका जो आंसर आया ना वो कुछ लगभग 1.65 नैनोमीटर या 67, हाँ 67 आता है शायद, 1.67 नैनोमीटर के आसपास आया, ठीक है, ठीक है, नैनोमीटर या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको आर्मस्ट्रॉन्ग कर देती हूँ, एक मिनट। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये 2d साइन थीटा बाई n जो वो है उससे उन्होंने देखा, इस वैल्यू से जो उनका लैम्डा का वैल्यू आ रहा है वो कुछ 1.67 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये उनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये क्या है, ये उनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। फिर ठीक है, अभी तो प्रूफ करना है, ये तो एक्सपेरिमेंटल आ गया, प्रूफ के लिए क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आया है उसको थियोरेटिकल वैल्यू के साथ मैच करना है, ठीक है। अभी थियोरेटिकल वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, थियोरेटिकल वैल्यू के लिए बस हमारा जो फॉर्मूला है डी ब्रॉगली का वेवलेंथ ही प्रूफ करना है कि इससे जो वैल्यू आ रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो इसका हमको क्या क्या पता है, पता होने के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Q×V, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है, तो फिर यहाँ पे मास क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे चार्ज क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, और यहाँ पे क्या कहते हैं इसका V कितना लेंगे, 54 वोल्ट लेंगे। तो ये लेने के बाद उनका जो आंसर आया वो आया 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच वॉज वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। अभी क्योंकि ये दोनों वैल्यू काफ़ी सिमिलर आया तो फिर हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा सिमिलर आया, तो हम कह सकते हैं कि डेविसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। इससे प्रूफ हो गया कि डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो सही है और उसका जो वेवलेंथ भी आ रहा है वो भी सही है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैंने अच्छे से इसका वर्किंग लिख लिया है, ठीक है। ये समझने के बाद आप एक बार ये पढ़ लोगे ना तो बस ये अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, ठीक है। 54 वोल्ट 50 डिग्री, ठीक है, फिर कैसे निकाला इलेक्ट्रॉन, तो ये अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। आगे आपका ये डेविसन का जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक बार फिर भी मैं एक बार वो कर लेती हूँ, ठीक है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट एक बार समझ लेते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या किया था एक बार मतलब वेरी क्विकली कंक्लूड कर देती हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गया मेरा ब्लैक पेन, ठीक है।
कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन से मैंने इलेक्ट्रॉन को फायर किया, एक वोल्टेज के मदद से मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सिलरेट किया, वो गया एक निकल टारगेट में टकराया, टकराने के बाद वो बहुत सारे एंगल्स में स्कैटर हो गया, ठीक है। मैंने साथ में यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर लगाया जो कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ वो था, लगा हुआ था, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया हुआ था? क्योंकि वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ताकि शो कर पाए, ठीक है। अब ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट डिफरेंट वी के लिए डिफरेंट डिफरेंट थीटा आ रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वी के लिए उन्होंने देखा थीटा मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। कौन सा वी था? 54 वोल्ट था, जिसकी वजह से कितना आया थीटा मैक्सिमम? कितना आया? मैक्सिमम आया आपका 50 डिग्रीज, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू से उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंटली लैम्डा निकाला, लैम्डा का वैल्यू आया कुछ 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास, ठीक है। उसके बाद अभी उनको मैच करना था कि भाई थियोरेटिकल वैल्यू अगर मैच हो गया तब ना जाके समझ में आएगा कि डी ब्रॉगली का वेवलेंथ सही है और हाइपोथेसिस भी सही है। तो थियोरेटिकल वैल्यू कहाँ से आएगा? डी ब्रॉगली के वेवलेंथ वाले फॉर्मूला से, क्योंकि वही प्रूव करना है। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो हमको पता है जो फॉर्मूलाज है, मतलब जो जो टर्म्स है यहाँ पे हमारे पास वी है और क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसका चार्ज पता है, ठीक है, मास भी पता है। तो हमने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला? ये वाला जो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये वाला यस, एच बाई √2m⁴ ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डेटा स्पूट कर दिए, हमने देखा कि इसका वैल्यू भी एकदम क्लोज आ रहा है, ठीक है। इससे हमको समझ में आ गया कि डेविसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। बस यहाँ पे आपको वर्किंग ये सब लिख देना है अच्छे से, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, एक मिनट, ठीक है। अभी आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक तो ज़्यादा न्यूमेरिकल यस एक ही आ सकता है आपका, क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली का, ठीक है। वो भी आप कर लोगे, वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड आता है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज करवा दिए, ठीक है। मैंने PYQs में देखे, ज़्यादा टफ नहीं आता, यही जो 4 फॉर्मूलाज हैं उसके बेसिस पे आता है। नीचे क्या कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का भी है, वो भी आपको सब कुछ स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। मास स्पेसिफाइड होगा, टेम्परेचर स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। तो ये सब आपको स्पेसिफाइड रहेगा, आपको बस लैम्डा निकालना है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, उससे आपको फॉर्मूला लगाना है, बस हो गया, ठीक है। चलो इतना तक हो गया। अभी बढ़ लेते हैं हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, देख लेते एक बार, ठीक है। तो हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, बेसिकली समझो, ठीक है, क्या कहता है? वो कहता है कि भाई कोई भी पार्टिकल का, ठीक है, कोई भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है। मतलब एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ एक पार्टिकल का पोजीशन भी और मोमेंटम भी प्रिसीशन के साथ, एकदम एक्यूरेसी के साथ निकालना पॉसिबल नहीं है, बस उसने यही बोला, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली मेजर बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट प्रिसिशन। तो उन्होंने मैथमेटिकली एक टर्म ही दे दिया, ठीक है। उन्होंने क्या टर्म दिया मैथमेटिकली? उन्होंने बोला कि ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। किसी किसी बुक्स में 2π लिखा होता है, 4π लिखा होता है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब वो क्या है, क्या कहते हैं, हमारा p क्या है? p है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मास तो भाई सेम रहेगा, ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहता है, मास तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। एक ही उसके अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब ग्रेविटी में कुछ वो नहीं कर रहे, ठीक है, डील नहीं कर रहे, ठीक है। तो मास तो उसका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो क्या चेंज हो सकता है? उसका वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि हम लोग पोजीशन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक जगह से एक जगह मतलब लोकेट कर रहे हैं उसको, तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है, तो उसको हम m×Δv लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको पूछ लेंगे, आपको मान लो डेल्टा पी दे देंगे, डेल्टा, हाँ डेल्टा पी दे देंगे, डेल्टा एक्स पूछ लेंगे, आपको मान लो
डेल्टा वी दे देंगे, ठीक है, डेल्टा एक्स पूछ लेंगे और एन दे देंगे, ऐसा कुछ सवाल आ सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट में एक सवाल लिया भी है क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो इसके लिए मैंने एक सवाल भी लिया है। अब ठीक है, ये वाला है न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बोला था, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल, ओके। एकदम ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बट काफ़ी बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आता ना, तो इसलिए मैंने ये रखा है, ठीक है। आपको बोल रहा है क्या कि पोजीशन अनसर्टेनिटी ऑफ इन पोजीशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, हुज स्पीड इज मेजर्ड टू बी दिस, मतलब मेरे को गिवन चीज़ें क्या है, मेरे को गिवन है वी का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। और मेरे को बोल रहा है टू एन एक्यूरेसी ऑफ, स्पीड का एक्यूरेसी दिया है 0.003%। तो किसी भी चीज़ का एक्यूरेसी बस इतना ही होता है, डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू 0.003, ठीक है, परसेंट, ठीक है। अभी डिवाइडेड बाई 100 कर लो इसको, 0.003 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ठीक है। बस आपका एक्यूरेसी, अगर मोमेंटम का एक्यूरेसी पूछे तो आपको डेल्टा पी बाई पी लिख देना है, जितना भी है, जितना भी परसेंट है उतना, ठीक है। बस ऐसे ही आपको ये वाला करना है, ठीक है। बस आप मेरे को बोलो अभी क्या है, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, पी को मैं लिख सकती हूँ एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है पोजीशन का निकालना है। क्या एम पता है इलेक्ट्रॉन का मुझे, यस एम पता है। डेल्टा वी पता है, डेल्टा वी यहाँ से निकल जाएगा ना, वी का वैल्यू कितना है, वी इज नथिंग बट दिस, वी का वैल्यू पता है, डेल वी निकल जाएगा यहाँ से, इस वाले फॉर्मूला से मेरा डेल वी निकल जाएगा ना, बस यहाँ पे पुट कर लो, एच का वैल्यू पता है, 4 पाई का वैल्यू पता है, ठीक है, बस डेल एक्स निकल जाएगा ना। चलो इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, बस हो जाएगा ना एकदम, बस। तो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया, ठीक है, यही है। एंड आप अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करना, आप नोट्स का PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको सब दिख जाएंगे अच्छे से, ठीक है। हाय गाइस, आई होप आप सब बढ़िया हो, वेलकम टू F50। सो आज हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था एंड ऑल्सो वी डिड अ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसको थोड़ा अगर इजीली समझो, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है या फिर आप ही हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप ना स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन पे आप चल रहे हो, ठीक है। मान लो ये आपका x इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड क्योंकि आप चल रहे हो तो आपका कोई वेलोसिटी होगा, मान लो वो v है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आप x इक्वल टू 3 पे जब पहुंचे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी कितना है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, मैंने टाइम भी बता दिया, चलो ठीक है, तो हाँ निकाल सकते हैं आराम से। अभी मान लो आप चलने की बजाय दौड़ने लगो, ठीक है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाए आपका, ठीक है, तब भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तब भी इस पोजीशन में हम निकाल सकते हैं। अब मान लो आपने क्या किया, आप एक सिंगल डायरेक्शन में ना जाके आप रैंडमली चलने लगे, कभी इधर, मतलब बहुत ही आपका रैंडम डायरेक्शन है, ठीक है, एक रैंडम पाथ पे आप चलने लगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आप भागने लगे, आपका वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अभी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको लोकेट करना क्या पॉसिबल होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर मैंने आपको लोकेट भी कर लिया कि आप इधर हो, ठीक है, आपका वेलोसिटी डिटरमाइन करना पॉसिबल होगा, ठीक है, तो नहीं होगा ना दोनों चीज एक साथ, ठीक है। तो यही बोला है हमारे हाइजेनबर्ग ने। ऑल्सो क्योंकि हम क्वांटम पार्टिकल्स में डील कर रहे हैं, अभी मान लो ये इंसान मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, बहुत सारे पर्सन आ जाए, ठीक है, तो किसी भी एक पार्टिकल का, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, तो इतने सारे पार्टिकल्स में किसी एक पार्टिकल का निकालना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला हाइजेनबर्ग ने, क्या कि किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है विद प्रिसीशन, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटम वर्ल्ड है, ठीक है, क्वांटम पार्टिकल है, उनका वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा हाई है एंड ऑल्सो वो बहुत रैंडमली भाग रहे हैं, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, वहां पे एक पार्टिकल नहीं है, देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को मैथमेटिकली बोला कि जो डेल एक्स है इंटू डेल पी है वो एक कांस्टेंट से कांस्टेंट के इक्वल या इससे ज्यादा है, ठीक है। तो हमको पता है जब हम लोग ए बी इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं तो हमारा जो ए होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होता है ना। इसका मतलब कि जितना डेल एक्स बढ़ेगा उतना डेल पी छोटा होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे हमने डेल क्यों लिखा,
तो डेल लिखा क्योंकि हम एक रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये बॉक्स के अंदर पार्टिकल को ढूंढना है, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे हम लोग एक रीजन पे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डेल लेते हैं। एंड ये समझो कि जितना ज्यादा एक्यूरेट हम लोग एक पार्टिकल का पोजीशन निकालेंगे, उतना ही इनएक्यूरेट हो जाएगा उसका मोमेंटम, ठीक है। ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, है ना। तो ये एक्सप्रेशन दिया हमारे हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। ये क्लियर है। सबसे पहला एप्लीकेशन, एंड ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। चलो ये करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पर क्या लिखा है वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जा सकता है, ये चीज हाइजेनबर्ग ने प्रूव किया था, ठीक है। ये मान लो न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पे है। पूरे अंदर है, ठीक है, बाहर तो नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, डी डायमीटर हो सकता है इसका, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, डायमीटर। तो जो हम डेल एक्स लेंगे ना यहाँ पे, इसको डायमीटर के बराबर लेंगे, बाहर तो नहीं जा सकता ना। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है, डायमीटर के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई 2 पाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है। उसका रेडियस जो होता है ना वो 10⁻⁻14 मीटर के आसपास रहता है। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइप्स हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, ठीक है। 2 × 10⁻⁻14 इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई हमारा 4 पाई, ठीक है। तो हमको ये पता है, ये पता है, डेल पी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। डेल पी निकल गया मेरा, ठीक है। अब अगर डेल पी निकल गया, क्या हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने ये सब जो लिखा हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डेल पी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेंज पे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या मैं अगर जैसे यहाँ से आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। एच का वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 पाई पता है। तो डेल पी का जो वैल्यू आता है ना, उसको अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो डेल की आपका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी आपका निकलता है ना, दैट इज समवेयर नियर अबाउट 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पर साइंटिस्ट ने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लेके परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो वहां पे उन लोगों ने देखा जो इलेक्ट्रॉन का मैक्स टू मैक्स जो उसका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो उसका हो सकता है, दैट इज 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वो कुछ ईवीज में ही होता है, फिर भी उसका मैक्स टू मैक्स जो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है वो 4 तक हो सकता है, ठीक है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे तो 96 आ रहा है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमको समझ में आया जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट। ये हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हम अनसर्टेनिटी का यूज करेंगे तो एक बार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। चलो एच बाई 2 पाई ले लिया है, ठीक है। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं बताऊं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को सेपरेटली निकालू तो मेरा टोटल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, काइनेटिक एनर्जी अलग से निकालती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा अलग कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डेल पी निकालू तो मेरा डेल पी क्या आ जाएगा, एच बाई 2 पाई इंटू डेल एक्स। कुछ नहीं, बस रीअरेंज किया मैंने इसको, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू ले लिया इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी, अब देखो क्योंकि हम इसमें पूरे डेल में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी डेल ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल के आ गया मेरा डेल पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये फॉर्मूला हमको पता होता है, ठीक है, डिराइव भी किया था। अब यहाँ से अगर हमने डेल पी को लिया तो क्या हो जाएगा, डेल पी का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, फिर डेल एक्स का स्क्वायर इंटू 2m हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या मैं थोड़ा बस सिंप्लीफिकेशन के लिए
इसको जो एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर है इसको कुछ मान लेती हूँ, चलो कैपिटल एच मान लेती हूँ जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, बाद में सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, मेरा क्या आ गया, कैपिटल एच बाई 2m इंटू डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आ गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ 1। अब मैं निकालती हूँ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट k q1 q2 बाई आर। तो k क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। q1 q2 क्या है, ठीक है, दोनों चार्ज एंड इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है, Ze और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों चार्ज है हमारे पास और इनके बीच का डिस्टेंस हमारा डेल एक्स है ना। तो अभी लिखते हैं यहाँ पे, हाँ, तो मेरा आ गया Ze और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो माइनस ई बाई डेल एक्स। ठीक है, अब डेल वी क्या आ गया मेरा, माइनस Ze² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल एक्स। ठीक है, ये आ गया, ये मार्क कर लेते हैं 2। अब जो हमने लिखा था टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो लिख लेते हैं। तो मेरा जो टोटल एनर्जी आ जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा, h बाई 2m इंटू डेल एक्स का स्क्वायर, यही था सपोज, यस। अब माइनस Ze² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमको पता है हमको निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, एंड फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हमें पता है कि एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है ना। हमने पढ़ा होता है जो एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो अगर मेरे को कभी भी मिनिमम निकालना है तो मैं क्या करती हूँ, मतलब हमको अगर कभी भी मिनिमम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेके इसको 0 के बराबर कर देते। ठीक है, तो बस कर दिया। अब यहाँ से देखो मेरा जो रेडियस है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, ये कर दिया। अब अगर ये कर रहे हैं तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो h/2m तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, h/2m तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या आएगा देखो, डेल एक्स का डेल एक्स टू द पावर -2 होगा। ठीक है, ऊपर जाके तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा आपका, -2 डेल एक्स -3। ये पता है ना, अगर हमको डिफ्रेंसिएशन करना होता है, जैसे मान लो डेल एक्स की पावर -2 तो -2 आ जाता है, और डेल एक्स -2 -1 दैट इज -3। ठीक है, सिमिलरली जो ये है ये क्या आएगा, -Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इजी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, -Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज आ गया। अब है मेरा डेल एक्स टू द पावर -1, है ना। अभी मेरा डेल एक्स टू द पावर -1, तो इसका क्या आएगा डिफ्रेंसिएशन, इसका आ जाएगा आपको -1 और आ जाएगा डेल एक्स टू द पावर -2, है ना, -1 -1 -2, ये हो गया मेरा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से 2 से 2 चला गया। ठीक है, एन माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ, ठीक है, तो मेरा h/m इंटू डेल एक्स का क्यूब हो जाएगा नीचे, है ना। तो मैं क्या यहाँ से कुछ कॉमन ले सकती हूँ, यस, मैंने डेल एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लूँ h/m एंड एक डेल एक्स बच जाएगा। नीचे जब ये आएगा तो डेल एक्स क्यूब हो जाएगा ना नीचे, तो स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक डेल एक्स बच गया। ठीक है, अब मेरा ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस, ये मेरा प्लस हो गया, तो ये आ गया मेरा Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड डेल एक्स स्क्वायर ही नीचे आएगा और इसको मैंने कॉमन लिया। ठीक है, तो कुछ बचा नहीं, इक्वल टू 0। अब ये इस साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरा आ गया -h/m इंटू डेल एक्स। ठीक है, प्लस दिस इक्वल टू 0, इसको अगर इस साइड में ले आए तो -Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस मेरा प्लस हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, बस इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया एंड दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस हो जाएगा ना। चलो, अब यहाँ से मेरा डेल एक्स क्या आ रहा है एक बार देखो, यहाँ से मेरा डेल एक्स आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल H डिवाइडेड बाई Ze² m इंटू
डेल एक्स तो खैर मैंने ले ही लिया था, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया। अभी सब्सटीट्यूट कर देते हैं कैपिटल एच को। कैपिटल एच हमने क्या लिया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर लिया था, है ना। चलो अब बाकी क्या है, जेड स्क्वायर एम, ठीक है, जेड स्क्वायर एम। अब कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या, तो मेरा आंसर कहाँ लिख दो, वाइट से लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरा डेल एक्स आ गया, वही तो रेडियस है ना। मेरा डेल एक्स आ गया कैपिटल एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर एम पाई, ठीक है। और यही मेरा रेडियस है, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू, ये मेरा रेडियस है ना, देखो दिस इज माई रेडियस, राइट। तो बस आ गया रेडियस का, रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट आपका निकल गया, ठीक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेव पैकेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे तो आपका डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। हम डेफिनेशन को भूलते हैं एंड थोड़ा समझते हैं कि वेव पैकेट है क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखो, डी ब्रोगली के पास जाते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या बोल रहा था, डी ब्रोगली बोल रहा था कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल, ठीक है, अगर है तो उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड है। यही बोला ना, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव, ठीक है। जिस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली का वेव, ठीक है। अब समझो उसने ये बोला कि वो जो मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव होता है, ठीक है, उसका एक उन्होंने बोला कि उसका जो वेवलेंथ होता है उसका वैल्यू क्या होता है, एच बाई पी होता है, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ एच बाई एम वी। अब ध्यान से देखो, ये जो एम वी है वो क्या है, वो उस पार्टिकल का मास इन वेलोसिटी है, ठीक है। एंड जो लैम्डा है वो क्या है, वो उस वेव जो एसोसिएटेड है उसका वेवलेंथ, ठीक है। ये भी क्लियर होगा। अभी मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कुछ वीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीपी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो पार्टिकल का है ना। एंड जो वेव एसोसिएटेड है उसका कुछ वेलोसिटी होगा, उसको मैं वी डब्ल्यू मान लेती हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे वीपी और वी डब्ल्यू में कोई रिलेशन निकालना है, उसके लिए मैं दो इक्वेशन का यूज करती हूँ। एक E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। यहाँ से मैं अगर न्यू निकाल लूँ तो मेरा आ जाएगा E बाई एच, ठीक है। एंड दूसरा मैं आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन यूज करूंगी, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, एम सी स्क्वायर बाई एच हो गया, ठीक है। अब समझो कोई भी अगर ये दोनों इक्वेशन मैंने यूज किया, कोई भी वेव का अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है ऑफ एनी वेव, तो क्या होता है, वो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। जैसे कि लाइट का हम लोग बोलते हैं सी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। तो बस लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा इस एच बाई एम वी पी लिख सकती हूँ ना मैं। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ एच बाई एम वी पी, है ना। एंड मेरा न्यू क्या आ गया, एम सी स्क्वायर बाई एच आ गया, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया। तो फिर मेरा जो वी डब्ल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी सी स्क्वायर बाई वी पी। अब ये जो फॉर्मूला आया ना, उससे दो इन्फरेंस या मतलब जो इंडिकेशन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है कि जो वी डब्ल्यू है ना वो ग्रेटर देन सी है। एंड दूसरा क्या आ रहा है, वी डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन वी पी है, ठीक है। तो अब समझो क्या ये दोनों चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो हमको पता है कि आइंस्टाइन ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज एक फैक्ट है, ठीक है। तो पर यहाँ पे तो ये बोल रहा है, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से ज्यादा है। अगर ये हो रहा है, ये मान लो वो वेव है, ठीक है, उसका वेलोसिटी ज्यादा है और पार्टिकल का वेलोसिटी अगर कम है, तो वो तो कहीं पीछे छूट जाएगा ना, इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी ब्रोगली ने बोला था हर एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है वो वेव, ठीक है। तो ये भी नहीं हो रहा है। अब तो एक प्रॉब्लम आ गई इस इक्वेशन से, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हमारे स्क्रॉडिंजर भाई साहब। स्क्रॉडिंजर assumed that a moving material particle is equivalent to a wave packet instead of a single wave। मतलब उन्होंने बोला कि डी ब्रोगली का जो मूविंग पार्टिकल था, ठीक है, डी ब्रोगली का जो मूविंग पार्टिकल था वो एक सिंगल वेव के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत सारे वेव्स के साथ एसोसिएटेड है। देयर आर
मेनी वेव्स, ठीक है, बहुत सारे वेव्स के साथ वो एसोसिएटेड है। अब जब मैं ये बहुत सारे वेव्स का रिजल्टेंट लेती हूँ तो जो मेरा आता है वो होता है एक वेव पैकेट, ठीक है। वो कुछ ऐसे एनवेलप शेप का होता है, ठीक है। अब ये जो बहुत सारे वेव्स होते हैं ना, वो स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज के होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो कुछ कुछ जगह में देखना, ऑब्वियसली ऐसा होगा ना, कुछ कुछ जगह में जो दो वेव्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इन फेज है, ठीक है, जैसे एक के ऊपर एक इम्पोज हो रहा है, वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कुछ कुछ आउट ऑफ फेज होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एक रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उसके बाहर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा वेव पैकेट क्लियर हो गया। अभी वेव पैकेट से ही दो वेलोसिटीज आते हैं, जो कि होता है आपका फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। समझो, यहाँ पे जो हमने वेव पैकेट देखा था ना, कुछ नहीं होता, ग्रुप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जो कि वेव पैकेट का वेलोसिटी है। मतलब ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वेव्स है ना, ये जो पूरा वेव है, वेव पैकेट है, उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा ग्रुप वेलोसिटी। एंड जो बहुत सारी वेव्स है ना, वो एक सिंगल वेव का जो वेलोसिटी होगा वो मेरा हो जाएगा फेज वेलोसिटी, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब ये चीज याद रखना, जो ग्रुप वेलोसिटी होता है ना, वो पार्टिकल वेलोसिटी होता है, ठीक है, दैट इज द पार्टिकल्स वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हमको बताया था यहाँ से जो हमारा वो रिजल्ट निकला कि जो पार्टिकल है दैट इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल वेव्स, तो मल्टीपल वेव्स का जो वेव पैकेट है, ठीक है, वो जिस स्पीड से जाएगा उस स्पीड से पार्टिकल जाएगा, तभी वो लोग साथ में जाएंगे, है ना। और जो मेरा फेस वेलोसिटी है वो एक वेव का वेलोसिटी दिखा रहा है, तो दिस इज माय वेव वेलोसिटी, ठीक है। ये मेरा वेव वेलोसिटी है, ये भी हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो यही आपका v फेज वेलोसिटी है और ये है ग्रुप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है ओमेगा बाई के, एंड क्योंकि ये पूरा ग्रुप का है तो इसको डिफरेंशिएबल फॉर्म में लिखा है डी ओमेगा बाई डी के। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया है पूरा डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा है एवरी सिंगल पार्टिकल मूव्स एज बंच ऑफ वेव्स एंड नॉट अ सिंगल वेव। ये भी हमने देख लिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच का रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। सो क्या बोल रहा है, देखो ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है, जल्दी से डिराइव कर लेंगे, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हमने देखा लास्ट स्लाइड में, ठीक है। वी फेज वेलोसिटी जो होता है वो ओमेगा बाई के होता है, जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के। तो मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज किया इस वाले को, ठीक है, वी फेज इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, और मैंने लिख दिया ओमेगा इज इक्वल्स टू वी फेज इनटू के, ये लिख दिया। इतना तक समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी को डी बाई डी के है ना, एंड इस ओमेगा को मैं यहाँ से डाल दूं, ठीक है। तो इस ओमेगा की जगह ये डाल दूं, ये क्या आ जाएगा, वी फेज इनटू के। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। पहले मैं वी फेज को एज इट इज रखती हूँ, ठीक है। मेरा क्या आ जाएगा, डी के बाई डी के, डी के बाई डी के क्या होगा, वन है ना, प्लस के को लाती हूँ, ठीक है, आ जाएगा मेरा डी वी पी बाई डी के, ठीक है। तो आ गया मेरा डी वी पी बाई डी के, ठीक है, ठीक है। अब दो मीडियम होते हैं, ठीक है, डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। इन दोनों में ये फॉर्मूला वेरी करता है, ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम कुछ नहीं होता, जहाँ पे जो फेस वेलोसिटी है ना वो लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। बस अगर फॉर्मूला को बस याद रखना है ना, तो बस एक चीज याद रखना, जो मेरा फॉर्मूला था ना लास्ट स्लाइड में, यहाँ पे मेरा के था, बस के की जगह लैम्डा डाल दो। यहाँ पे के है ना, यहाँ पे जहां जहां के है फॉर्मूला में वहां पे लैम्डा डाल दो, एंड जो जो आपका प्लस साइन है ना उसको आप माइनस कर दो, ठीक है। तो अभी अगर इसको हमें डिराइव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। पूछ सकता है, ठीक है, मतलब डिराइव करने के लिए। तो वी जी आर, पहले तो जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, दैट इज योर के टाइम्स बी ऑफ वी पी एच बाई डी ऑफ के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये के क्या है, दिस इज नथिंग बट टू पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो मैं लैम्डा को क्या लिख सकती हूँ, टू पाई बाई के, ठीक है, इतना मैं लिख सकती हूँ ना। अब ध्यान से देखो, मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। अब मैं डी लैम्डा बाई डी के क्या लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं, बस लैम्डा का ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, एंड देन डिफरेंशिएट। तो ये क्या आ जाएगा, टू पाई तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मुझे डी लैम्डा बाई डी के करना है, ठीक है। तो मैं डी डी के
एंड 2 पाई बाई के, ठीक है। इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, के टू द पावर -1 है तो -1 एंड देन के टू द पावर -2, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। आ गया ना, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ टू प्रूव इट, ठीक है। मेरा के एज इट इज है। अब मैं क्या करती हूँ ना, इधर नीचे ऊपर डी लैम्डा कर लेती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो डी लैम्डा बाई डी के है, ठीक है, इसको मैं ये पुट करती हूँ, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा वी पी एच प्लस के टाइम्स, ठीक है। ये तो एज इट इज आ जाएगा डी वी पी एच बाई डी लैम्डा, ठीक है। एंड ये मेरा आ जाएगा 2 पाई, एक माइनस भी आ जाएगा साथ में, -2 पाई। और इसको मैं लिख लेती हूँ, के टू पावर -2 है ना, तो इसको मैं लिख लेती हूँ के स्क्वायर नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो के से के चला गया मेरा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, वी पी एच माइनस, क्योंकि इधर माइनस है, माइनस, ठीक है। अभी ये 2 पाई बाई के क्या है, ध्यान से देखो, ये जो मेरा 2 पाई बाई के है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये के है, ठीक है। 2 पाई बाई के, सॉरी, ये 2 पाई बाई के क्या है, लैम्डा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लैम्डा लिख लिया, मेरा आ गया डी वी पी एच बाई डी ऑफ लैम्डा। यही है ना, देख लो, यही है, ठीक है। बस आपको यही करना है, ठीक है। अब अगला आता है आपका नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, जो वीपीएच है वो लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। उसके लिए देखो, अ, इस वाले सिचुएशन में आपका क्या आता है ना, जो वी जी आर आता है, ठीक है, वो वी फेज के बराबर आता है, ठीक है। वो कैसे आता है, ठीक है, कुछ नहीं, बस एक बार आप अगर आप फॉर्मूला लिखोगे, आपका क्या है, वी फेज प्लस के टाइम्स डी वी पी एच बाई टी ऑफ लैम्डा। अब ध्यान से देखो, सॉरी लैम्डा नहीं है, के है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इस के को 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा ये के क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा। अगर ये 2 पाई बाई लैम्डा हो गया, ठीक है, मैं ऊपर लिख के देखती हूँ, अगर ये 2 पाई बाई लैम्डा हो गया, एक मिनट, इसको मैं 2 पाई बाई लैम्डा लिख लेती हूँ, इसको भी मैं 2 पाई बाई लैम्डा लिख लेती हूँ। तो इसका मतलब ये वी फेस लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहा है, पर ऐसा हमको नहीं बोल रहा है, वीपीएच डजंट डिपेंड ऑन लैम्डा। इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो फिर मेरा आ गया वी जी आर इज इक्वल्स टू वी पी एच। आई होप इट इज क्लियर गाइस, आई होप आप सब बढ़िया हो। वेलकम टू एफ एफ टी। सो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वेव फंक्शन, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या है समझते हैं, ठीक है। तो वेव फंक्शन जो है वो एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, देखो, ये एक ग्राफ है, यू आर फैमिलियर विद, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज y इक्वल्स टू x का ग्राफ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू x का ग्राफ, ठीक है। ये इक्वेशन हमको क्या हेल्प कर रहा है, ये हमको इस वाले ग्राफ को एनालाइज करने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। इस ग्राफ में जो जो वेरिएशंस हो रहा है उसको समझने के लिए हेल्प कर रहा है। जैसे कि अगर इसमें x 1 हो रहा है तो इसका y भी 1 हो रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमको समझ में आ गया। तो ये फंक्शन है जो हमको हेल्प कर रहा है इस ग्राफ को समझने के लिए। सिमिलरली ये कौन सा ग्राफ है बताएं, दिस इज आर मैटर वेव, वही वेव, वो जो डी ब्रॉगली का वेव हमने पढ़ा था वो, ठीक है। तो इस मैटर वेव को समझने के लिए जिस क्वांटिटी को हम लोग यूज करते हैं, जिस फंक्शन को हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज आर वेव फंक्शन, ठीक है। वेव फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। वेव फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। त्रिशूल जैसा सिंबल होता है उसका, जिसको हम लोग साई बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि वेव फंक्शन कुछ नहीं है, वेव फंक्शन एक क्वांटिटी है जो हमको वेरिएशंस इन मैटर वेव, ठीक है, मैटर वेव का वेरिएशंस, उसका बिहेवियर समझने के लिए हेल्प करता है, बस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आप समझो, ये जो साई होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमने अब तक समझा ना कि ये एक फंक्शन है जो कि हमको जो मैटर वेव में जो वेरिएशंस होता है उसको समझने के लिए हेल्प करता है। मतलब क्या, मैटर वेव मतलब वो क्वांटम पार्टिकल, ठीक है, वो क्वांटम पार्टिकल कहाँ पे होगा, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी, उसका जो चांसेस है मिलने की उस चीज़ को, उसकी बिहेवियर, जो ये पार्टिकल होगा उसका बिहेवियर वो कहाँ पे होगा क्या नहीं, ये सब समझने में हेल्प करता है ये साइन।
इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब समझो कि मान लो इस पोजीशन को मैं बोल देती हूँ A1, ठीक है, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अलॉन्ग दिस x डायरेक्शन, ये A1 है मेरा, ये A2 है और ये कुछ A3 है, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे बताओ जो पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन तीनों पॉइंट में बोलूँ तो कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो वेव फंक्शन है उसको समझते हैं, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको बोलता है जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। एंड उसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। क्या होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो है, ये जो साई है, ठीक है, ये देखो, ये नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज भी ले रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। साई क्या है, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 to 1 होता है ना। 0 मतलब पार्टिकल है ही नहीं और 1 मतलब पार्टिकल ज़रूर है, ठीक है। इस बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी मेरा क्या है, 0.2 है, मतलब 20% चांस है, ठीक है। पर अगर मैं बोल दूँ कि मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो -0.2 है, तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और क्योंकि साई यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है, ठीक है, तो ये आ सकता है, पर ये तो प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव कर देगा, ठीक है, जो कि मीनिंगलेस है। तो इस वजह से हम लोग एक दूसरा चीज़ डिफाइन करते हैं जो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। हम लोग इसको ही स्टडी करेंगे, ठीक है। यही हमारे काम का है। ये जो साई है, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है, साई स्क्वायर का होता है। क्यों, ये भी हमने समझ लिया कि क्यों होता है। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, ये जो साई होता है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये जो साई है ना, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकता है इस वेव फंक्शन का, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब समझो कि एक चीज़ बताओ, क्या मैं जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। मान लो किसी DV रीजन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकती हूँ, मान लो माई कंसर्न इज, ठीक है, कोई एक छोटा सा, इसको मैंने बड़ा किया है पर ये मेरा एक छोटा सा एरिया है जो कि DV वॉल्यूम का है, ठीक है। वहाँ पे मेरे को पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी को लिखना है, तो मैं प्रोबेबिलिटी को लिख सकती हूँ ना साई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यही मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। अब मेरे को पूरे V रीजन में करना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया, ठीक है, किसी भी DV रीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल विद इन वॉल्यूम DV को मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, साई स्क्वायर DV, डन। अब मान लो मैं V की जगह बोल रही हूँ कोई एक मान लो रीजन है जो -2 से 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो उसका क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, उसका आ जाएगा -2 से 2, है ना। और ये आ जाएगा मेरा साई स्क्वायर DV, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं क्या करती हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल विद इन यूनिवर्स कर देती हूँ। मतलब मैं अभी कोई रीजन में नहीं बोल रही हूँ, पूरे यूनिवर्स में बोल रही हूँ। यूनिवर्स मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पूरे यूनिवर्स में मतलब पूरे ब्रह्मांड में पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। अब पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा ही ना, मैं पूरे यूनिवर्स, एक रीजन की बात नहीं कर रही, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल ज़रूर होगा, और अगर एक भी जगह हो गया तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1, ठीक है। अब ये जो एक कंडीशन निकल के आ गया ना, ये जो कंडीशन निकल के आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। एंड जो वेव फंक्शन इस वाले कंडीशन को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, उसको हम बोलते हैं, उस साई को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है साई डजेंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस बट, ये जो पार्ट है, ठीक है, साई स्टार क्या है मैं समझाऊंगी। ये जो क्या कहते हैं साई स्क्वायर है, ठीक है, इसको अभी के लिए, यस यहाँ पे एक स्क्वायर होगा, सॉरी, ये साइज स्टार क्या है मैं समझाऊंगी। ये जो साइज स्क्वायर है, ठीक है, साइज स्क्वायर जो चीज़ है, इट हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट अ गिवन प्लेस एंड अ गिवन टाइम, ठीक है। अब समझो कि ये जो साइज स्टार, ठीक है, ये साइज स्टार क्या है, ठीक है। साई स्टार कुछ नहीं है, हमने पहले ही एक चीज़ बोला था कि जो साई है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो इसका एक कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे डील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि साई का वैल्यू है कुछ ए प्लस आई बी, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो रियल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्जुगेट है। अब आप बोलोगे कि सही तो था, साई स्क्वायर था, इसको ये चीज़ लाने की क्या ज़रूरत थी। मान लो कि मैंने साई का वैल्यू लिया ए प्लस आई बी और साई स्टार ए माइनस आई बी हो गया। अब जब मैं ये चीज़ करूँगी, ठीक है, यही तो था ना मेरा साई स्क्वायर, ठीक है, तो इसको अगर मैं करूँगी साई स्टार इंटू साई को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ए प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। ये क्या है, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव, ठीक है, ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो होगा ही नहीं ना, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर मैं हम इसको, क्योंकि साई एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, तो अगर मैं उसके कंजुगेट लूँगी ना यहाँ पे, तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी आएगा ना वो बहुत ही सही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसीलिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब साई स्क्वायर को हम इससे रिप्लेस करते हैं। तो यही जो नॉर्मलाइजेशन मैंने अभी पढ़ाया था वही यहाँ पे अच्छे से अच्छे शब्द में लिखा है। अभी एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है, अगर मैं सिर्फ साई लिख रही हूँ, साई स्टार साई डी वी, ठीक है, अब मेरे को पता नहीं कि ये साई किस पे डिपेंडेंट है, मैं तो भी बस साई लिख रही हूँ, जब मेरे को साई का वैल्यू दिया होगा तब मुझे समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा साई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड टी, ठीक है, तो इसका मतलब जो भी मेरा साई का इक्वेशन रहा होगा वो सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है एंड टी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर जब भी कोई एक ही डायमेंशन दिया हो जैसे एक्स है, तो मैं यहाँ पे एक्स ले लूँगी, ठीक है, एंड मान लो वाई लिखा है तो वाई ले लूँगी, ठीक है, जेड के ऊपर डिपेंडेंट है तो जेड ले लूँगी, ठीक है। डीवी हम कब लेते हैं, जब मेरा एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन हो, ठीक है। एक चीज़ क्या है ना कि बहुत बार आपका नॉर्मलाइजेशन से ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ कि ये वाला जो साई है, कोई एक साई इक्वल टू समथिंग दे देगा, ठीक है, ये जो साई है नॉर्मलाइज्ड वेव है कि नहीं। अभी हमने समझा कब वो नॉर्मलाइज्ड वेव होगा, अगर वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। क्या, बस कुछ नहीं, साई कॉन्जुगेट लिखोगे इस वाले साई का, इंटू साई करोगे, ठीक है, डी वी विल बी इक्वल टू 1 और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, यही करना है। अगर ये आ गया तो ये हमारा नॉर्मलाइज्ड होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इसका मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है, तो आपको तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। अब ये देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है लिखा हुआ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन है ना वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक ही वैल्यू होना चाहिए आपके वेव फंक्शन का, ठीक है, एंड वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब सिर्फ साई नहीं, साई के साथ उसका जो डेरिवेटिव्स है वो भी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो ये तो हमको पता है कि जो साई स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रेट करता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन, that is very important, normalized, the wave function must satisfy normalization condition, ठीक है। अब ये जो कंडीशन जो वेव फंक्शंस सेटिस्फाई करते हैं इनको एक्सेप्टेबल वेव भी बोलते हैं, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में कभी आ सकता है कि कौन से वेव क्या कहते हैं आपको, कौन सा वेव है जो कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, कौन सा वेव फंक्शन है, मतलब आपको कुछ साई दे देगा, ठीक है, समथिंग, एंड पूछेगा आपसे कि मतलब ये साई एक्सेप्टेबल है या नहीं, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है या नहीं है, कुछ नहीं, आपको बस इस साई का इस कंडीशन में आपको डाल के देखना है कि इसका वैल्यू 1 आ रहा है या नहीं। अगर 1 आ गया तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ
से देखो, एक क्वेश्चन है, साई इक्वल्स टू सब गिवन है और आपको बोल रहा है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एन निकालिए। अब ये क्या होता है कि मान लो आपको एक साई गिवन है, मान लो कुछ साइन के एक्स है, ठीक है, एंड आपको बोल रहा है कि ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ठीक है, मतलब वो इक्वेशन इक्वल टू 1 जो हमने किया था इंटीग्रेशन वाला वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसको अगर मुझे नॉर्मलाइज करना है, ठीक है, अगर मुझे इसको नॉर्मलाइज करना है तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक कोई भी एक कांस्टेंट, चलो मैं यहाँ पे एन मान लेती हूँ, कोई भी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर जो मेरा इक्वेशन है, ठीक है, जो ये वाला इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, मान लो मैंने यहाँ पे डेज ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स पे डील कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला जो पूरा टर्म है, ठीक है, इसको मैं लिखूंगी, ये साई एन लिखूंगी, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मेरा यहाँ पे n वेरिएबल है सिर्फ, ठीक है, तो इस इक्वेशन में मेरा सिर्फ n वेरिएबल है ना, इक्वल टू 1, ये चीज इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन, मतलब आप समझ रहे हो ना, इसको मैं अंदर डाल रही हूँ, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं इस वाले टर्म को क्या कर रही हूँ, मतलब ये जो मेरा साई एन है, ठीक है, इसको मैं एक बार कॉन्जुगेट लिख रही हूँ, साई एन लिख रही हूँ, dx कर रही हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं ये जो साई एन है, ठीक है, n के साथ मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो मेरा n है यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल, तो मेरा n का कुछ एक वैल्यू आ जाएगा। अब मैं इस n वाले वैल्यू को क्या करूंगी, पुट करूंगी कहाँ, यहाँ नहीं, पुट करूंगी, ठीक है, मेरा साई है, ठीक है। अब जो मेरा वेव इक्वेशन आएगा वो मेरा नॉर्मलाइज्ड होगा, ठीक है, जब मैं n का वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब मेरे को जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, मेरे को बोल रहा है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए, मतलब उन्होंने ऑलरेडी ये चीज करके दे दिया है, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट उन्होंने ले लिया है, ठीक है। अब n का जो भी वैल्यू आएगा उसको अगर मैं इसमें पुट करूंगी ना, तो ये जो मेरा साई आएगा वो नॉर्मलाइज्ड होगा, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे साई इज इक्वल्स टू n बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, साई स्टार, ध्यान से देखो, ये वाला जो पूरा टर्म है वो रियल है, कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट रियल पार्ट का तो एज इट इज आ जाता है, ठीक है, कॉन्जुगेट जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका ना चेंज होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो साई स्टार आएगा, ठीक है, वो तो साई के बराबर ही आ जाएगा ना, रियल पार्ट तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको साई इंटू साई लिखती हूँ, और क्योंकि मैं एक्स पे डील कर रही हूँ तो डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरा साई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको स्क्वायर करूंगी तो मेरा आ जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, चलो लिखते हैं। एक्स को हम मानते हैं ए टेन थीटा, ठीक है, तो मेरा जो डी एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसको मैं लिखती हूँ, क्या हो जाएगा, मेरा एक्स क्या है ए टेन थीटा, तो इस पर थीटा प्लस ए स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है, dx, ठीक है, इक्वल टू 1। चलो एन स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, है ना, तो मेरा एन स्क्वायर तो आ गया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या है, लिख लेती हूँ, ए सेक्स स्क्वायर थीटा है, चलो लिखती हूँ, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड मेरा नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो मेरा ए 4 हो जाएगा, मतलब ए टू द पावर 4, और ये आ जाएगा मेरा सेक टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, डन। अब ए से ये ए टू द पावर 4 चला जाएगा तो ए रहेगा, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, एंड मेरा इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो मेरा इधर सेक्स स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो मेरा नीचे आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा, ऊपर रह गया मेरा डी थीटा, है ना, एंड नीचे एक 1 बाई ए क्यूब भी रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, मैंने कोई लिमिट नहीं पुट किया, पर मुझे करना चाहिए था, इधर तो माइनस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है ना, जो हमने पढ़ा था, ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कुछ अश्यूम किया, लिमिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे मेरे को लिमिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखो। अब लिमिट कहाँ से मैं पुट करूंगी, यहाँ से, ठीक है। तो मेरा अगर x क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, तो मेरा अगर माइनस इनफाइनाइट x है, ठीक है, तो ये कंडीशन कब आता है, ठीक है, जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, एंड इनफाइनाइट कब आता है, इनफाइनाइट आता है जब मेरा थीटा का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2। ये बेसिक वाला पार्ट है, ठीक है। चलो ये होता है, ठीक है, बाई टेन थीटा का प्रॉपर्टीज, ठीक है।
मतलब हमको बता देता है टेन थीटा का डिफरेंट डिफरेंट एंगल में तो 1090 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, मतलब वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है, वो पता है। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मेरा हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है। अब तो मैंने लिख दिया इधर -π/2 π/2 -π/2 एंड π/2, ठीक है। अब देखो n²/a³ बाहर आ जाएगा, है ना। अब मेरा क्या आ जाएगा, देखो ये तो -π/2 से π/2 तक जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 1/sec² थीटा कितना होता है हमारा, cos² थीटा आ जाएगा, cos² थीटा d थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो मेरा वैल्यू आता है, ठीक है, ये किसके बराबर आता है, दिस इज π/2, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, याद रखना है। एंड मेरा जो n का वैल्यू यहाँ से आएगा वो क्या आएगा मेरा a³, क्योंकि मैंने इसको π/2 दे दिया, ठीक है। तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2a³, ठीक है, ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो यहाँ आंसर यहाँ n² आ गया, तो मेरा n आ गया यहाँ से √2a³/, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। जिसका थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट वो है तो कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूला अच्छे से देख लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ा याद कर लो, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज श्रोडिंजर्स इक्वेशंस। सो बोथ दिस इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरे चैप्टर का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। सो श्रोडिंजर इक्वेशंस दो तरीके के होते हैं, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। अब इसकी जरूरत क्या थी, जैसे कि मान लो जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं, जैसे F=ma एंड ऑल, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ के आए ना, ये सब चीजें हम लोग लगाते हैं। बट यहाँ पे वी आर डीलिंग विद क्वांटम पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, वहां पे जो मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो है हमारा स्क्रोडिंजर का इक्वेशंस, ठीक है। स्क्रोडिंजर ने बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग, ये दोनों के प्रिंसिपल के बेसिस पे उन्होंने अपने इक्वेशंस निकाली, ठीक है, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, सो दो तरीके के होते हैं, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, दिस इज ट्रेंड। सो ये उसका है, स्क्रोडिंजर ने जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन दिया, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। कैसे आता है हम देखेंगे। सो टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ ही रहे हो, ठीक है, कि टाइम से वो इक्वेशन, उसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। जैसे इस वाले इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा देयर इज नो फैक्टर जो कि टाइम का है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन टाइम से इंडिपेंडेंट है, ओके। तो अब इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम वेव इक्वेशन लेंगे, ठीक है। जो जनरल वेव इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, del²y/del x² इक्वल्स टू 1/v² del²y/del t², ठीक है, कुछ ऐसा होता है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन है दैट इज व्हाट, ये वाला हमारा वेव फंक्शन, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग y को क्या कहते हैं, साई से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। बस हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया क्योंकि वी आर डीलिंग विथ आर वेव फंक्शन, ठीक है, ओके। मतलब यहाँ पे जो y है दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन, राइट। सो वी आर डीलिंग विथ वेव फंक्शन, सो वी हैव रिप्लेस्ड द y विथ साई, ओके, इतना तक हो। अभी समझो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखा है, दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन सिर्फ x का टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है वो बस जब पार्टिकल कोई एक डायरेक्शन में हो तभी लिखा है। जैसे कि यहाँ पे x डायरेक्शन में पार्टिकल है तो इसीलिए मैंने x का टर्म लिखा है, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं होता, पार्टिकल तो x y z तीनों डायरेक्शन में होते हैं। तो इसके लिए इसको ही अगर हम लोग 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखे, दिस इज 1 डायमेंशनल फॉर्म, अगर 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखे देन वी राइट इट एज del² साई, कुछ नहीं, यहाँ पे जो del²/del x² है इसको ही देखो रिप्लेस किया है del² से। मतलब क्या कि अभी हमने तीनों डायरेक्शन को ले लिया है, ठीक है, del²/del x², del²/del y² और del²/del z², तीनों को हमने ले लिया है बस, और कुछ नहीं, बाकी तो एज इट इज लिख लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी आ जाते हैं इसके डेरिवेशन में, ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट इसलिए एक साथ करते हैं, चलो। तो जो हमने अभी पढ़ा था
ये वाला, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो जो सोल्यूशन है वो कहाँ से आया, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, हमारा कंसर्न अभी नहीं है। तो जब आया ना आंसर, दैट इज नथिंग बट साई इज इक्वल्स टू, जो सोल्यूशन आया दैट इज नथिंग बट साई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट साई नॉट e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा जो इक्वेशन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिस इज आर कंसर्न, ठीक है। सबसे पहले हम वन डायमेंशनल में ही निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस वाले इक्वेशन पे तो टाइम का टर्म, ठीक है, टाइम का टर्म है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, बट वी नीड एन इक्वेशन जो कि टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो हमको कहीं ना कहीं से इस चीज को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, हम यहाँ से कुछ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी क्यों किया ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूं तो लिखती हूँ, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट। अब ये वाला टर्म देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज माइनस आई ओमेगा, एंड ई वाला तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। हमको पता होता है ना इसका डिफ्रेंसिएशन, ई टू द पावर एनीथिंग, जैसे ए एक्स है, ठीक है, तो ए बाहर आ जाता है, ये एज इट इज हो जाता है, ठीक है। यही होता है इसका डिफ्रेंसिएशन, है ना। इतना हो गया। अभी इसको हम लोग लिखते हैं माइनस आई ओमेगा, ओके। उसके बाद हम लोग लिखते हैं साइन नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आता है, ध्यान से देखो, ये माइनस आई ओमेगा तो आ गया, ठीक है, ये साइन नॉट आ गया, ठीक है। फिर से इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा आ गया माइनस आई ओमेगा एंड देन ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा इंटू आ गया, ठीक है। अब ध्यान से मैं सारे कांस्टेंट टर्म को ले आती हूँ, माइनस आई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या है, ध्यान से देखो, ये जो साइन नॉट, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो साइन नॉट है, ठीक है, साइन नॉट एंड दिस वन ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये दोनों टर्म क्या है, इसको भूल जाओ, इसको तो मैंने लिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्या है, दिस इज नथिंग बट साई, ठीक है, यही है ना। तो फिर मैं इस पे लिख लेती हूँ साई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, ये ध्यान से देखो, ऑल्सो ये आई स्क्वायर क्या है, -1 है, तो मैं इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर साई लिख सकती हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा जो डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर है वो क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा ओमेगा है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट 2 पाई न्यू, है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है, मेरा v बाय लैम्डा, ठीक है। कैसे, हमको पता है कि जो v होता है दैट इज नथिंग बट लैम्डा इंटू न्यू, जैसे स्पीड ऑफ लाइट भी होता है ना, लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को स्पीड देता है, तो मैंने यहाँ पे स्पीड लिख लिया, ठीक है, ओके। तो क्या मैं इसको रिप्लेस कर लूँ, ठीक है, मेरा आ जाएगा -2 पाई का स्क्वायर, ओके, v स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर साइन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो सबसे पहला मेरा ये था, ठीक है, ये वाला टर्म, ठीक है, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं लिखती हूँ, क्या इक्वेशन था मेरा, del square psi by del x square is equals to 1 by v square into del square psi by del t. मैंने इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया ताकि मैं इस फॉर्मूला में इसको डाल सकूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको इस फॉर्मूला में डाल देती हूँ, है ना, तो चलो डाल देते हैं, ठीक है, is equals to 1 by v square and then I'll write it as माइनस बाहर चला गया 2 पाई का स्क्वायर v स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन, मेरा v स्क्वायर से v स्क्वायर चला गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं, ठीक है, क्या मैं इस लैम्डा को सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, यस, लैम्डा मेरा डी ब्रॉगली का वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसको मैं h बाई पी से रिप्लेस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो पी स्क्वायर है, ठीक है, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, मेरा आ गया 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया मेरा साइन, ठीक है। अब क्या मैं इसको
एक चीज बताओ, ठीक है, अगर मैं इस 2 पाई स्क्वायर को नीचे ले आऊं, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई 2 पाई का स्क्वायर क्या है, हमने पढ़ा था, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। जो 2 पाई बाई सॉरी, जो आपका h/2 पाई है ना, उसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जो हाइजेनबर्ग का इक्वेशन पढ़ा था, उसमें अगर हम लोग h/2 पाई को एक डैश मार्क देके रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये जो टर्म है दिस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू होता है h/2 पाई, ठीक। मैं इस 2 पाई स्क्वायर को नीचे ले आऊं, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ h²/2 पाई का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, साइन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस भी होगा, है ना, माइनस चलता आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस भी होगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ, है ना, ये जो h²/2 पाई स्क्वायर है, इसको मैं h बार से रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरा आ गया डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई, इसको मैं लिख देती हूँ एच बार स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ एच बार स्क्वायर साइन, ठीक है। ये आ गया मेरा रिलेशन, ठीक है। अब अब मैं क्या करती हूँ, एक चीज बताओ, ठीक है, जो टोटल एनर्जी होता है दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड ऑल्सो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, ठीक है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे अगर p² निकालू, p² मेरा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 2m इंटू ई माइनस वी, है ना, इसको मैंने बस शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं, एक बार एनर्जी के टर्म्स में लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख लेती हूँ 2m/h बार का स्क्वायर आ जाएगा इंटू ई माइनस वी, ठीक है, इंटू साइन, ठीक है, आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं ना दोनों साइड थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में लाने के लिए दोनों साइड h/2m से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगी तो h/2m आ गया, ठीक है, मेरा क्या आ गया, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड इधर मैं अगर h/2m करूँ तो कैंसिल हो जाएगा ना, h/2m सॉरी h बार स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। इधर अगर मैं करूंगी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे बस आएगा ई माइनस वी साई, डन, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इधर से इस प्लस वी सिग्मा को इधर ले आती हूँ, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एक माइनस भी है, मैंने मिस कर दिया था माइनस, ठीक है। किसी भी साइड ले लेती हूँ इस माइनस को, चलो इस साइड में ले लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा आ गया माइनस एच बार का स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, यहाँ से मैं प्लस वी साई ले लेती हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई साइन, ठीक है। अब जो मेरा ये इक्वेशन आया ना, दिस इज माई टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट माई टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंजर्स इक्वेशन, डन। ध्यान से देखो, यही हमने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमने सिर्फ x डायरेक्शन के लिए निकाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे तीनों डायरेक्शन को वो करें, जैसे थ्री डायमेंशनल फॉर्म में लिखें, तो कुछ नहीं, इसको बस डेल स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, मतलब तीनों यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, जैसे हमने उस वाले फॉर्मूला में लिखा था। डन, स्टार्ट करते हैं श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, डिराइव कर लेते हैं जल्दी से। सो सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इस वाले में भी सोल्यूशन से स्टार्ट किया था, सोल्यूशन ऑफ व्हाट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो वो लिखते हैं, व्हाट इज द सोल्यूशन, दिस इज नथिंग बट साई इक्वल्स टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, एक बार। तो मेरा क्या आ जाएगा, साई नॉट माइनस आई ओमेगा एंड देन इट विल बी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो साइन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी है, दिस इज नथिंग बट साइन, सो आई राइट इट एज साइन, ठीक है। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू न्यू, ठीक है। एंड ऑल्सो एक फॉर्मूला हमको पता होता है, ई इज इक्वल्स टू
एच टाइम्स म्यू, ठीक है। तो अभी मैं म्यू को कुछ अलग सब्सटीट्यूट करूंगी, आई सब्सटीट्यूट एज ई बाई एच, ठीक है। ओके, ना हो गया मेरा, ठीक है, ई बाई एच। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ माइनस आई ओमेगा को लिख लेती हूँ, आपका क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू ई बाई एच, ठीक है, इंटू साइन। देन अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। कैसे? ये जो मेरा फिर से इस 2 पाई को अगर नीचे ले आओ तो मेरा क्या आ जाएगा, वी नो आर प्लैंक्स रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट इज नथिंग बट h बाई 2 पाई, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इसको, माइनस आई ई आ जाएगा और मेरा जो नीचे आ जाएगा दैट इज माई रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू साइन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, यहाँ से मेरा जो डेल साई बाई डेल टी था दैट कम्स आउट टू बी माइनस आई ई बाई एच बार इंटू साइन। अब मेरा आ जाएगा, थोड़ा सा मैं शिफ्टिंग कर लेती हूँ, ठीक है, ई इंटू साइन को एक तरफ ले आती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा एच बार इंटू दिस टर्म और ये आई नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस साइन, ठीक है, ये इतना आ गया। अब मैं एक काम करती हूँ, उस आई को नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है, तो मेरा एक सुंदर आंसर आ जाएगा। ये आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और ये माइनस के साथ जाके ये आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा एंड ये माइनस के साथ जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा एच बार, ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज अ आई, सो आई डेल साई बाई डेल, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करती हूँ मैं आती हूँ, मेरा जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन था वो क्या था, ठीक है, दैट वाज व्हाट, दैट वाज नथिंग बट डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड ऑल्सो यहाँ पे एक एच बार बाई 2m था, ठीक है, एंड इसको मैं क्या लिखूंगी प्लस b, ठीक है, यही तो था ना, साइन इज इक्वल्स टू ई साइन, यही था, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस था, ओके, यही था ना, देख लो, ठीक है, यही था, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये ई साई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा एच बार आई डेल साई बाई डेल टी, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा आपका माइनस एच स्क्वायर बाई 2l, है ना, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साई इज इक्वल्स टू, ठीक है, एच आई डेल साई, कुछ रीअरेंज नहीं करना, एज इट इज इसको ही लिख रही हूँ एच आई, ठीक है, फिर मेरा क्या है डेल साई बाई डेल टी, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो आया इक्वेशन दिस इज माय स्क्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। अब इससे एक चीज समझो, ये वाला जो पूरा टर्म है, ठीक है, क्या मैं इस वाले टर्म में से क्या करती हूँ, साई को बाहर ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इस साई को बाहर लेती हूँ तो मेरा क्या आता है, ठीक है, एक बार लिखते हैं इसको, अगर मैं माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, इसको एक ऑपरेटर की तरह, ऐसे एक ऑपरेटर की तरह लिख लेती हूँ, प्लस v, ठीक है, और मैंने साई को बाहर ले लिया और ये मेरा आ गया एच बार आई डेल साई बाई डेल टी, ठीक है। अब जो ये आया ना, ये जो आया, इस पूरे टर्म को मैं क्या लिखूंगी कैपिटल एच, ठीक है, एंड ये मेरा साई तो साई हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू इस वाले टर्म को मैं क्या लिखूंगी पता है, जस्ट दिस टर्म, ठीक है, जस्ट दिस टर्म। ध्यान से देखो ये क्या है, ठीक है, एक बार आगे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं इस साई को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, दोनों तरफ से, तो मेरा ई इक्वल्स टू एच आई डेल बाई डेल टी है ना, तो ये मेरा ई हो गया, ठीक है, तो इसको मैंने ई लिख दिया एंड मेरा साई आ गया, ठीक है, ये कुछ मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। अब ये जो एच है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक है, क्या बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक है, एंड ये जो ई होता है ये मेरा इधर है एक वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू है मैं बताऊंगी, ठीक है, और ये जो दोनों साई है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जो दोनों साई है, ठीक है, ये दोनों ही साई है, ठीक है, तो दोनों को ही मतलब इधर भी साई है इधर भी साई है, मतलब इधर भी वेव फंक्शन है इधर भी वेव फंक्शन है, तो इसको मैं एक नाम दे देती हूँ, इसको बोलते हैं आइगन फंक्शन, ठीक है, एंड ये जो वैल्यू आया ना इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। कोई भी इक्वेशन अगर मैं इस
तरीके से लिख पाती हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा जो ये फंक्शन हो जाता है ना, ये मेरा आइगन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है। एक बार अगर आप देखो कि ऑपरेटर हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक है। अब ये आइगन फंक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई आपका फंक्शन है, ठीक है, तो उसको अगर मैं हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन ये है, ठीक है, e टू द पावर ए एक्स इज आर फंक्शन, ठीक है, ये वाला हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो इसको अगर मैं करूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, ध्यान से देखो, डी डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स इज इक्वल्स टू, मेरा क्या आएगा, देखो ध्यान से, हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक ए आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, दिस इज माय फंक्शन एंड दिस इज द सेम फंक्शन दैट इज कमिंग, ठीक है, एंड हियर इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज एन ऑपरेटर। चार चीज दिख रहा है आपको, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है, ये सेम फंक्शन ही आ रहा है वापस घूम के, एंड देर इज अ कांस्टेंट एंड देर इज एन ऑपरेटर। तो ऐसे टाइप का जो इक्वेशन होता है ना, उस इक्वेशन के फंक्शन को बोलते हैं आइगन फंक्शन, ठीक है, एंड ये जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। आ जाते हैं हम एप्लीकेशंस पे, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन है स्क्रॉडिंजर का, दिस पार्टिकल इन रिजिड वन डायमेंशनल बॉक्स और इनफाइनाइटली पोटेंशियल वेल। तो अब समझो कि बोला क्या है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कोई एक पार्टिकल दे दिया जो कि मेरा एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है, जैसे ये पार्टिकल और ये एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। वन डायमेंशनल बॉक्स मतलब कि जैसे हमको पता है बॉक्स का लेंथ होता है ब्रेथ होता है, ठीक है। हमने ये कंसीडर किया जो हमारा बॉक्स है वो वन डायमेंशनल है, कोई भी एक डायमेंशन है उसका, जैसे अगर लेंथ है तो सिर्फ लेंथ है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरा जो बॉक्स है वो 0 से L तक जा रहा है, ठीक है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे ही हम डील कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो मेरा अरेंज कर रहा है फ्रॉम 0 टू L, ठीक है। इसका मान लो ये बॉक्स का जो लेंथ है वो L लेंथ का, ठीक है, ये टोटल कितना है आपका L लेंथ का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये पार्टिकल है दैट इज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L पे ही ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और इसको हम, इस वाले अरेंजमेंट को हम पोटेंशियल वेल भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया टॉपिक। अब पर्पस क्या है, ये चीज हम क्या निकालेंगे इससे, ठीक है। तो इससे ना इस पार्टिकल का जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है उसका जो वैल्यूज आएगा हमको वो निकालना है। उसका जो वैल्यूज आएगा वो क्वांटाइज्ड आएगा कि नहीं, ठीक है। तो उसका वैल्यू जो आता है वो क्वांटाइज्ड आता है, एंड अगर क्वांटाइज्ड है एनर्जी तो उसके कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो हमको वो डिस्क्रीट वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। मतलब इस पार्टिकल के जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है उनके वैल्यूज हमको निकालने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पर्पस, टॉपिक पर्पस क्लियर हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ वी का टर्म दिख रहा है, ये तीन, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। और ये कुछ फ्री पार्टिकल लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है, एंड ये पार्टिकल को हमने कंसिडर किया कि ये फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल मतलब कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ना ही कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है। मतलब इसका जो पोटेंशियल है अंदर वो 0 है, ठीक है। अब मान लो ये पार्टिकल अगर बाहर आए तो वो कैसे आएगा, अगर उसको कोई पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हो, ठीक है। इसलिए ये जो बाहर वाला एरिया है यहाँ पे हमने इसका पोटेंशियल मान लिया कि इनफाइनाइट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग इस पार्टिकल के एनर्जी लेवल्स को निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले वी विल गो बैक टू आवर बेसिक्स, जो हमारा TISC था, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रॉडिंजर इक्वेशंस की बेसिस पे ही ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो निकालते हैं, अब लिखते हैं क्या है हमारा इक्वेशन कुछ ये है, ठीक है, ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वी आर डीलिंग विद अ पार्टिकल जो कि बॉक्स के अंदर है, एंड दैट पार्टिकल जहां पे है वहां पे उसका पोटेंशियल 0 है, क्योंकि ये फ्री पार्टिकल है। सो मैं इस v को क्या कर देती हूँ 0, ठीक है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि मैं इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लूँ, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं k² मान लेती हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा आ जाएगा
ओके ठीक है, जहाँ पे मेरा के स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर इज नथिंग बट 2me बाई एच डैश का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया ना, इसका कोई सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो वन ऑफ द सोल्यूशन जो इसका होता है दैट इज साई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस। ये हमारा अभी कंसर्न नहीं है, हमको साइंस मतलब फिजिक्स। तो साई इक्वल टू ये आ गया हमारा सोल्यूशन। अब मेरे को यहाँ से ए और बी निकालना है पहले, ठीक है। तो ए और बी कहाँ से निकलेगा, तो ए और बी मेरा निकलेगा बाउंड्री कंडीशन से। कैसे, ध्यान से देखो, हम इस पार्टिकल पे डील कर रहे हैं और पार्टिकल कहाँ है, बॉक्स के अंदर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई मैटर वेव है ना। तो अगर मैटर वेव है तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा साई, ठीक है, जो कि कुछ ना कुछ होगा इसका वैल्यू, ठीक है। पर बाउंड्री पे देखो, बाउंड्री कंडीशन पे देखो, बाउंड्री कंडीशन पे इसका पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो मतलब बाहर जो एरिया है ना, जो बाउंड्री वाला एरिया है, वहां पे कोई मैटर वेव है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साई को 0 ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा साई क्या है, 0 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो मैं अभी ये बाउंड्री कंडीशंस लगाऊंगी क्या, कि मेरा साई इक्वल टू 0 है एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल टू एल पे मेरा साई इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये एक और ये दूसरा, ठीक है। दोनों निकाल के मैं ए और बी निकालूंगी। सबसे पहला ये बताने के लिए जो बाउंड्री कंडीशन है, सबसे पहले ये कि साई इक्वल टू 0, ठीक है, कब, जब x, ठीक है। तो बस लिखती हूँ 0 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, साई मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब ए साइन 0, ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर 0 डालूंगी तो साइन 0 इज 0, ठीक है, ये टर्म पूरा 0 हो गया। प्लस बी कॉस 0 है ना, यहाँ पे एक्स है, तो कॉस 0 हमको क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से मेरा बी का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो एक तो टर्म निकल गया, ठीक है। अभी ए निकालना है, तो दूसरा बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। तो मेरा साई इक्वल टू 0 कब है, और एक्स इक्वल टू एल पे है ना, x इक्वल टू एल पे मेरा साइज 0 है, ठीक है। दूसरा बाउंड्री कंडीशन, तो मैं लिखती हूँ 0 इक्वल्स टू, अब क्या आएगा मेरा, a साइन के एल आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू एल, a साइन के एल, एंड मेरा b ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, a साइन के एल इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरा साइन के एल क्या आ गया, 0, ठीक है। अब ये के एल का वैल्यू क्या होगा, कि ये वाला टर्म 0, मतलब हमको पता होता है ना कि साइन थीटा इक्वल टू 0 कब कब देगा, जब थीटा का वैल्यू n पाई होगा, मतलब n 0, ठीक है। फिर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। मेरा जो के एल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n पाई, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ से मैं k का वैल्यू निकाल लेती हूँ, जो मेरा आ जाएगा n पाई बाई एल। अब मैं यहाँ से अगर k स्क्वायर लिखूँ तो मेरा आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा k स्क्वायर क्या था, मेरा k स्क्वायर क्या था, मेरा k स्क्वायर था 2m बाई एच स्क्वायर ई, ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो मेरा 2m e बाई एच डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। मेरे को तो e ही निकालना है ना, e यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटू एच डैश बाई 2m, ठीक है। ये आ गया स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है। अब समझो e का वैल्यू क्या आ जाएगा, e का वैल्यू आ जाएगा n स्क्वायर एंड कुछ क्या था देख लेते हैं, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 2m, ठीक है। एंड यहाँ पे h डैश का स्क्वायर लिखना है मेरे को, मतलब ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2 पाई का स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर है ना, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से पाई स्क्वायर चला गया, तो मेरा क्या आ गया, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एंड ये मेरा हो जाएगा 4 टू जेड 8m, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख लेती हूँ, 8m एल स्क्वायर, ये आ गया h का जो मेरा पर्पस था, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है, क्वांटाइज्ड है, यस। E इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8m एल स्क्वायर, मतलब कि अगर मेरे को फर्स्ट लेवल का निकालना है तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो मेरे को एक वैल्यू आएगा, 2 पुट करूंगी तो कुछ और वैल्यू आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज आ रहे हैं फॉर एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरा ये आई थिंक क्लियर हो। जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, वो है नॉन रिजिड बॉक्स और फाइनाइट पोटेंशियल है। कुछ नहीं,
पहले जैसा ही सब कुछ, ठीक है। बस हमने यहाँ पे क्या किया, इनफाइनाइट की जगह पोटेंशियल को कुछ यू मान लिया, ठीक है, मतलब कुछ फाइनाइट मान लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। मैंने 3 रीजन कंसिडर किया, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल है, ठीक है। अब मैं जाऊंगी मेरे स्क्रोडिंगर इक्वेशन पे, वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रीजन 1 में क्या डिफरेंस आया, मेरा v इक्वल टू यू हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं, मैं v की जगह u डाल दूंगी, ठीक है। पहले 0 डालती थी, अभी क्या डाल दूंगी, u, ठीक है। अब मेरा जो ये वाला पूरा पार्ट आया, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आया, कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे v को u डाल दिया, फिर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, इस माइनस को, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एक टर्म इंटू साई इक्वल टू 0 कर देती हूँ, ठीक है। तो उस कुछ टर्म को मैं क्या मान रही हूँ भी, वो है अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ये वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब थर्ड रीजन के लिए देखो, सेम है v इक्वल्स टू यू, तो सब कुछ सेम रहेगा यहाँ का स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों का कोई सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को मैं लिख रही हूँ सेम, बस क्या डिफरेंस है, कांस्टेंट में, ठीक है। 1 के लिए मैं कांस्टेंट को a और b मान रही हूँ, और जो मेरा रीजन 3 है उसके लिए कांस्टेंट को c और d मान रही हूँ, ठीक है, हो गया। अब रीजन 2 के लिए क्या है, वो तो सेम है जो मैंने पहले पढ़ा था, वो तो v इक्वल टू 0 है, कुछ नहीं, इस वाले इक्वेशन में v इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है, पहले वाले की जैसे ही है। बस इसको मैंने क्या माना था, k स्क्वायर, यहाँ पे भी k स्क्वायर मानूंगी, ठीक है। तो मेरा साई इतना आ गया, ठीक है। अब समझो, जो बाउंड्री कंडीशंस है उससे मैं क्या निकालूंगी, देखो, जब मेरे को साई 1 निकालना है तो मैं इस साइड में देखूंगी, तो इस साइड में क्या है, मेरा x कहाँ अप्रोच कर रहा है, माइनस इंफिनिटी पे, ठीक है। जब मेरा x माइनस इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो मेरा साई 1 का वैल्यू कुछ ये था। इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू यहाँ पे अगर मैं माइनस अल्फा डालूंगी तो ये क्या हो जा रहा है, पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जा रहा है, मतलब मेरा साई 1 क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर साई 1 इनफाइनाइट होगा तो मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए, इसको फाइनाइट करने के लिए मैंने b को ही 0 डाल दिया, मतलब इस पूरे टर्म को मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, मतलब ये है ही नहीं, मान लो, ठीक है, इसको मैंने 0 डाल दिया। तो मेरा जो साइन 1 क्या आ गया, अभी ये आ गया, बस ये वाला टर्म, ठीक है। अब रीजन 3 में देखो, ठीक है, रीजन 3 में अगर ध्यान से देखो तो मेरा साइन 3 निकालने के लिए मेरा x कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने पहले इक्वेशन लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा था, इसीलिए ये b e टू द पावर इन्फिनिटी एंड दैट इज इन्फिनिटी हो रहा था। यहाँ पे भी सेम c e टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब पूरा टर्म इन्फिनिटी, तो मेरा साइन 3 इन्फिनिटी हो रहा था, ठीक है। अब इसको फाइनाइट बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस टर्म को 0 कर दिया, तो मेरा साई 3 फाइनाइट आ गया, ठीक है। साई 3 क्या आया, साई 3 आ गया मेरा कुछ डी ई माइनस अल्फा टू द पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने साई 3 और साई 1 दोनों लिखा है। अब साई 2 तो सेम है, ठीक है, जैसे मैंने किया था v इक्वल टू 0 के लिए जो आता है इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें तो कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। e और f कैसे निकालना है आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा होगा जो जैसे मैंने ये किया था, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, बस इतना ही समझना है। फिर आता है, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन भी डाला है तो सो दैट कि आप एक बार देख पाओ। यहाँ पे कुछ नहीं, जो मेरा मिडिल वाला पार्ट है, ध्यान से देखो, मिडिल वाला पार्ट सेम है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें और इसमें, ठीक है। तो बस एक बार देख लो कि इसका जो एक्चुअल इमेजिनेशन होता है, एक्चुअल जो चीज होता है वो कैसे होता है, ठीक है। आई होप जो हमारा टॉपिक है वो है टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, ये एक रीजन है, ठीक है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने इस रीजन को एक फाइनाइट वाल समझ लिया। इसको ऐसे समझो, ठीक है, आप मान लो, मतलब जो हमारा डे टू डे लाइफ का जो मैकेनिक्स होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसे मैंने पहले बोला था एफ इक्वल्स टू एम ए से जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मल। तो उसमें क्या होता है, मान लो आपके हाथ में एक बॉल, ठीक है, आपने बॉल को जोर से वॉल में मारा, तो क्या होता है, वो वॉल से रिबाउंस होकर आपके हाथ में आता है। ये गेम हमने बचपन में बहुत खेला होगा, ठीक है। तो यूजुअली तो ये होता है, आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि वो बॉल वॉल से पेनिट्रेट होकर बाहर चला गया, नेवर। अगर ऐसा होता है तो भाई मैजिक हो जाता ना। सेम मैजिक कहाँ होता है, क्वांटम वर्ल्ड में होता है, ठीक है। यही है टनलिंग इफेक्ट। क्या हमको पता है, जो पार्टिकल होता है, ठीक है, वो एक आपका क्या होता है, वेव से एसोसिएट होता है, तो मैंने इसको वेव से दिखा दिया, ठीक है। ये कोई वेव है, ठीक है, ये मेरा पार्टिकल है, ठीक है। अब ये वेव क्या होता है ना, पेनिट्रेट होके यहाँ पे आके टकरा रहा है, टकरा के ये पेनिट्रेट होके पता है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल जाता है। तो यही ये एक टनल जैसा समझो, टनल से होके ये निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट, ठीक है।
अब समझो इसके लिए भी हमने इस भगवान को लिया है, कौन, टीआईएसी, ठीक है, सबको हम टीआईएसी लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, तो टीआईएसी कौन हो गया, हमारा भगवान, ठीक है। तो टीआईएसी को लेके आ गए, ठीक है, टीआईएसी का फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं रीजन 1 के लिए समझो, ठीक है, ये जो मेरा वाल है, ठीक है, इसको, ये जो बैरियर है उसका पोटेंशियल मान लो क्या है, मेरा यू है, ठीक है। और एंड इस वाले जो पार्टिकल है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये चल रहा है तो इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो कि है के मान लो, ठीक है। तो हमको पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो ये रिबाउंस होके आ जाएगा, ये पेनिट्रेट तो कभी नहीं कर पाएगा, है ना। पर यहाँ पे क्वांटम वर्ल्ड में क्या बोल रहा है कि इवन इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है, इस वाल के पोटेंशियल बैरियर के एनर्जी से कम है, फिर भी ये पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं हमको, ठीक है। तो आप समझो कि इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ की है पर इसके पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, ठीक है। रीजन 1 में इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है और रीजन 3 में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगी, रीजन 1 के लिए इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया, ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ का वन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, वन ऑफ द सोल्यूशन है, ठीक है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, वन ऑफ द सोल्यूशन मैंने लिख दिया, ये है मेरा, ठीक है। अब समझो जब ये जाके यहाँ पे टकरा रहा है, कुछ पार्ट तो पेनिट्रेट कर जा रहा है जैसे मैंने बोला, पर कुछ पार्ट ऐसा है, ठीक है, जो कि यहाँ से रिबाउंस हो रहा है, ठीक है, ये रिबाउंस होके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इनकमिंग है, वाल की तरफ इनकमिंग है, इसको मैं इस वाले टर्म से समझती हूँ, ठीक है, ये वाला टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो बाउंस बैक हो रहा है, कौन सा टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ऑपोजिट वाला, ठीक है। इतना समझ में आ गया, रीजन 1 का हो गया, ठीक है। अब आते हैं रीजन 3 में। अब रीजन 3 में ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से जा रहा है, पर रिबाउंस होने के लिए कोई तो पार्टिकल चाहिए, पर यहाँ पे तो इंफिनिटी है ना, तो कोई तो मतलब कोई तो बैरियर चाहिए, यहाँ पे तो कोई बैरियर नहीं है, सॉरी पार्टिकल नहीं, कोई तो बैरियर चाहिए जहाँ पे वो टकरा के वापस आए, कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे तो इंफिनिटी है, तो इसमें कोई रिबाउंस होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रीजन 3 में देखो, पहले तो इक्वेशन क्या लिखूंगी मैं, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा रीजन 3 में भी पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन तो पूरा सेम आएगा, यहाँ तक तो मेरा पूरा सेम आएगा, ठीक है। मैंने क्या डिफरेंस किया, बस कांस्टेंट में डिफरेंस कर लिया, पर क्योंकि यहाँ पे कुछ रिबाउंस होने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने इस वाले टर्म को क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। आई होप अब समझो, मैं एक टर्म को डिफाइन करती हूँ, ये टर्म क्या है पता है, दिस टर्म इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी, जो ये जो पार्टिकल है इसको पेनिट्रेट होके यहाँ पे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है, उसको मैं किस टर्म से समझती हूँ, वो होता है मेरा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है, वो मेरा हो जाता है क्या, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ये ना, ये जो आता है, ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ जाता है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर बाय मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस ये कैसे आता है, ये एक्चुअली में इसको और इस साई 3 को साई 1 से डिवाइड करने के बाद आता है, बट वो काफी हायर मैथमेटिक्स है, आपको नहीं समझना है यहाँ पे, बस आपको याद रखना है ये सोल्यूशन क्या आता है, t इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2 के एल, जहाँ पे l क्या है मेरा, l है मेरा ये लेंथ, ठीक है, एंड k क्या है मेरा, ये वाला टर्म, ये कहाँ से आया, ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा k स्क्वायर क्या था, ठीक, तो यहाँ से मैंने लिख दिया k इक्वल्स टू रूट ओवर दिस टर्म, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये मेरा हो गया टनलिंग इफेक्ट, समझ लो ये कोई एक टनल है और ये पार्टिकल यहाँ से पेनिट्रेट होके यहाँ पे जा रहा है। असल में क्या होता है, ये पार्टिकल यहाँ पे आता है, फिर इसका एनर्जी थोड़ा सा धीमे होता है, ठीक है, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फाइनाइट लेंथ पकड़ा है, ठीक है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, तो धीरे धीरे तो इसका कम हो रहा है, पर जब तक इसका कम होता है तब तक ये यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइनाइट लेंथ पकड़ा है, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना होता है उसको हम लोग बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। एक आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, मान लो एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच्ड है, अगर इस मास को मैं इस तरफ खींचूं तो मेरे स्प्रिंग में एक फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू कितना होता है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इस वाले केस में जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है आपका, V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पता होना चाहिए, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी ये V कैसे आता है, तो अब समझो, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए, ठीक है, ये V लिख दिया है, यहाँ से ये चीज आता है, ठीक है,
ये आपको मतलब पहले से आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। अभी जो क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है, आपका ये वाला इक्वेशन, ठीक है, हमारा सब कुछ टीआईएसी, ठीक है, हमने टीआईएसी लिख दिया। अब टीआईएसी लिखने के बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको मैं क्या किससे रिप्लेस करती हूँ, इस वाले पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा आता है। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ एजम्पशंस क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाले पूरे टर्म को अल्फा मान रही हूँ, ठीक है। एंड इस वाले टर्म को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है, कि ये कैसे आता है। तो बेसिकली क्या होता है, 2m अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 2mh² इंटू आपका क्या आएगा, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 चला गया, ठीक है। तो मेरा सिर्फ ये वाला टर्म कितना आया, ठीक है, ये वाला टर्म देखो ध्यान से, ये आ गया mk/h², ठीक है ना, mk/h², ठीक है। तो इस चीज को मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। अब बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस रूट को मैंने मान लिया बीटा, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ये वाला टर्म आ जाएगा mk/h², ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है बीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन नहीं देखना, पर आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ये सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आता है वो क्या आता है, E = n+12 h'⁻, ठीक है। ओमेगा क्या है, मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो n का वैल्यू आता है ना, वो क्या आता है, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। मान लो कि मेरे को फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए निकालना है, तो मैं इसको 1 डाल दूंगी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए निकल जाएगा, ठीक है। 2 डालूंगी, यहाँ पे 2 डालूंगी तो 2 के लिए निकल जाएगा। समझ रहे हो ना आप, ऐसे मैं इसको निकाल सकती हूँ, ठीक है। डन। अब 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 0 डालू, मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो 0 लेवल के लिए जो मेरा एनर्जी होगा, ठीक है, एनर्जी का वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा, 0 + ½ वो 0 नहीं आता, वो कितना आता है, 0 + ½ इंटू h'⁻, वो कुछ वैल्यू आता है, ठीक है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। SEM जो कि है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है एंड बेसिक है, ठीक है। ये चीज का थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका वर्किंग भी अच्छे से लिख लिया है एंड एप्लीकेशंस भी अच्छे से लिखा है, ठीक है। बेसिकली ये SEM एक डिवाइस है विच इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस मॉर्फोलॉजी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। कोई भी एक आपका मान लो सैंपल या ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का एकदम अंदर का चीज, मतलब उसका मॉर्फोलॉजी, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, वो समझने के लिए जिस माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं वो हमारा होता है क्या, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इसका वर्किंग मैं समझा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन सोर्स और इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है फ्रॉम कहाँ, इलेक्ट्रॉन गन या इलेक्ट्रॉन का कोई सोर्स है वहां से। फिर जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेटेड एंड फोकस्ड, किससे, यूजिंग द कंडेंसर लेंस, ठीक है। कंडेंसर लेंस, ये लेंस है ऑब्वियसली, तो इट इज यूज फॉर फोकसिंग, ठीक है। इससे क्या होता है, वो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन से वो एक्सिलरेट होता है और फोकस्ड होता है, ठीक है। अब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज देन मूव्ड अक्रॉस द ऑब्जेक्ट और मटेरियल बाय द स्कैनिंग कॉइल्स। कुछ एक स्कैन हो रहा है, ठीक है, इससे स्कैनिंग कॉइल से। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस आर मूव्ड अक्रॉस द ऑब्जेक्ट बाय द स्कैनिंग कॉइल्स, ठीक है, सिंपल। दिस इलेक्ट्रॉन बीम, जो ये इलेक्ट्रॉन बीम है ना, अब क्या करेगा, वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और मटेरियल, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर डिटेक्टेड यूजिंग अ डिटेक्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है वो जो सिग्नल देते हैं, ठीक है, वो सिग्नल ऑब्टेन होता है कहाँ से, कहाँ पर, कंप्यूटर सिस्टम पर, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम पर आ गया। अब जो कंप्यूटर सिस्टम पे जो इमेजेस है वो हमको मिलते हैं, ठीक है। अब इस इमेजेस को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द सरफेस मॉर्फोलॉजी, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं हमारे चैप्टर को, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच।